सो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी KMU MD कैट केमिस्ट्री पास्ट पेपर 2024। सो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मालिक्यूल्स हैज़ अ जीरो डाइपोल मूवमेंट। इनमें से किस मालिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट जो है वो हमारे पास जीरो होता है। सो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ए है BF3, ऑप्शन बी है NF3, ऑप्शन सी है H2 और ऑप्शन डी है NH3। सो सोल्यूशन पे आते हैं हम लोग, बारी बारी देखते हैं। यार हमारे पास जो BF3 है इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो हमारे पास होती है जी ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यार इस मालिक्यूल में सिमिट्री पाई जा रही है, तो सिमिट्री की वजह से इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो कैंसल आउट हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो इसका डाइपोल मूवमेंट हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद जी हम लोग अगर NF3 पे आए तो यार आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास क्या है, ट्राइगोनल पायरामिडल, राइट। तो यहाँ पे जो है आपको सिमिट्री नहीं दिख रही, तो यहाँ पे सिमिट्री नहीं है NF3 मालिक्यूल में, तो इस वजह से जो है इस मालिक्यूल का जो डाइपोल मूवमेंट है उसका सम जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसका तो कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा। उसके बाद जी वाटर पे आते हैं। सो वाटर की ज्योमेट्री हमारे पास होती है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, राइट। तो अगर बात करें इसके डाइपोल मूवमेंट की, तो डाइपोल मूवमेंट इसका यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा, सो इसका भी कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा। उसके बाद NH3 की बात करते हैं तो NH3 की ज्योमेट्री जो है वो भी हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल होगी और इसका डाइपोल मूवमेंट हमारे पास जीरो नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है ऑप्शन ए, विच इज़ BF3। ओके, चलिए तो उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज। ऑप्शन ए है इन द सेम प्लेन, ऑप्शन बी है आउट ऑफ प्लेन, ऑप्शन सी है पैरेलल टू द sp2 ऑर्बिटल्स और ऑप्शन डी है परपेंडिकुलर टू sp2 ऑर्बिटल्स, राइट। तो यार अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास जो है वो sp2 ऑर्बिटल्स के जो है इसके परपेंडिकुलर होता है। अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल एट राइट एंगल टू द प्लेन, ये जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है ये इसके राइट एंगल पे है। सो ये जो है ये sp2 ऑर्बिटल जो है ये प्लेन में होते हैं और यहाँ पे जो एंगल है वो 120 डिग्री का बनता है, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू sp2 ऑर्बिटल्स। सो हम लोग ऑप्शन डी को जो है वो करेक्ट मार्क कर लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 760 टॉर इज इक्वल टू डैश पास्कल। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 76, ऑप्शन सी है 760 और ऑप्शन डी है 101325। सो यार सोल्यूशन पे आते हैं। हम लोग को पता है कि 1 ATM जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है, जो कि इन टर्न बराबर है हमारे पास 760 टॉर के, विच इज़ इक्वल टू 101325 पास्कल एंड विच इज़ इन टर्न्स इक्वल टू 1.0135 बार, और ये बराबर है जी 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच के। ओके, सो यार यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास जो 760 टॉर है वो कितने पास्कल के बराबर है, 101325 पास्कल के। सो हम लोग जो है यहाँ पे ऑप्शन डी को जो है वो करेक्ट मार्क कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस बाय थर्मली डिकम्पोजिंग 10 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट। ऑप्शन ए है 320, ऑप्शन बी है 360, ऑप्शन सी है 400, ऑप्शन डी है हमारे पास 440। सो यार सबसे पहले आप देखो की कंसेप्ट हमारे पास क्या है, ये जी कन्वर्जन है मोल टू मैस कन्वर्जन, राइट। हमें मोल्स दे दिए गए जी रिएक्टेंट के और हमसे प्रोडक्ट का जो है वो मैस पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इक्वेशन को लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा रूट क्या है यार, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो यार सबसे पहले हम लोग को जिंक कार्बोनेट के मोल्स जो हैं वो गिवन है, हम लोगों ने मोल्स निकालने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और यहाँ से हम लोगों ने फाइंड आउट करना है मैस ऑफ CO2 को, जो हमें रिक्वायर्ड है। मोल रेशो यहाँ पे क्या होगी यार, देख लो आप, सबसे पहले कंपेयर करो जिंक कार्बोनेट को और कार्बन डाइऑक्साइड को और स्टोकियोमेट्रिकली यहाँ पे आप मोल्स फाइंड आउट करो। तो इसका 1 मोल, तो इसके भी हमारे पास कितने मोल्स हैं, 1 मोल हैं, ठीक है। उसके बाद जी हमें एक क्वेश्चन में दिया गया कि यार 10 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट अगर हों तो कितने मोल्स CO2 को बनेंगे। तो यार हमें यहाँ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से नज़र आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यार इसके अगर 10 मोल्स डिकम्पोज होंगे तो डेफिनेटली CO2 के भी 10 मोल्स बनेंगे। तो मोल्स तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए, दूसरा स्टेप हमारा हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने मैस निकालना है, तो मैस ऑफ CO2 निकालने के लिए जी हमारे पास फार्मूला होता है मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। ओके, सो हम लोग मैस निकालेंगे, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को जो है वो मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस कितना होता है जी, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 और 2 है तो 32 हो जाएगा। 32 और 12 कितना हो जाएगा, 44 ग्राम पर मोल।
सो हमारे पास मैस निकल के आएगा जी 440 ग्राम। तो यार यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास करेक्ट है जी 440, राइट। चलिए, तो उसके बाद जी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज, वाटर की मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो क्या होती है? ऑप्शन ए है 40.7 कैलोरी पर मोल, ऑप्शन बी है 40.7 जूल पर मोल, ऑप्शन सी है जी 40.7 किलो कैलोरी पर मोल, और ऑप्शन डी हमारे पास 40.7 किलो जूल पर मोल, राइट। तो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास होती है 40.7 किलो जूल पर मोल। सो यहाँ पे जो है हम लोग ऑप्शन डी को जो है वो करेक्ट मार्क कर लेंगे। ओके, तो उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्टिलेशन अंडर वेरी रिड्यूस प्रेशर इज डैश डिस्टिलेशन। ऑप्शन ए है जी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी है फ्रैक्शनल, ऑप्शन सी है स्टीम, और ऑप्शन डी है वैक्यूम डिस्टिलेशन, राइट। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार वेरी रिड्यूस प्रेशर, तो जब प्रेशर रिड्यूस होगा तो डेफिनेटली वो वैक्यूम डिस्टिलेशन होगी। अब हम नाम से ही हमें पता चल रहा है यहाँ पे। ओके, सो हम लोग जो है वो ऑप्शन डी को करेक्ट कर लेंगे। बेसिकली ये वाली जो डिस्टिलेशन है वैक्यूम डिस्टिलेशन, ये हम लोग तब करते हैं जब हम लोग जो है वो ग्लिसरीन को सेपरेट कर रहे थे, राइट। तो वहाँ पे हम लोगों ने इसका एप्लीकेशन पढ़ा था वैक्यूम डिस्टिलेशन का, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक सॉलिड इज, ऑप्शन ए है जी बोरॉन, बोरॉन तो मेटल नहीं है। उसके बाद जी हमारे पास ऑप्शन बी है जी कार्बन, कार्बन नॉन मेटल है। सी है जी हमारे पास कॉपर, कॉपर मेटल है जी, और ऑप्शन डी है जी हमारे पास सिलिकॉन, तो सिलिकॉन जो है वो भी हमारे पास मेटल नहीं है, मतलब ये मेटालॉइड है। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी आ जाएगा जी कॉपर। ओके, उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कंडक्ट्स करंट इन वन डायरेक्शन बट नॉट थ्रू अदर डायरेक्शंस ऑफ द क्रिस्टल, दिस प्रॉपर्टी इज। कहते अगर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो है वो एक डायरेक्शन से करंट को जो है वो पास करे बट दूसरे डायरेक्शन से उससे करंट पास ना हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सबसे पहले ऑप्शन ए है जी एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी कहते हैं यार एक एलिमेंट का मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाना, ये हमारे पास एलोट्रॉपी है। उसके बाद जी ऑप्शन बी है एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी ऐसी प्रॉपर्टी होती है एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जिसमें वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दिखाता है डिफरेंट डायरेक्शन में। उसके बाद है जी हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म। अगर हमारे पास दो कंपाउंड्स हों और उन कंपाउंड्स की जो है उनका स्ट्रक्चर सेम हो तो ये हमारे पास आइसोमॉर्फ होते हैं, और ऐसे इस फिनोमेना को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म जी हमारे पास ऑप्शन डी में है जी पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि एक कंपाउंड जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, राइट। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे एन आइसोट्रॉपी, ठीक है। ओके, चलिए, तो ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, फॉरवर्ड रिएक्शन इज द वन दैट, ऑप्शन ए है जी इज़ वेरी लो एट द इज़ वेरी स्लो एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। ये जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तब वेरी स्लो होता है, नहीं स्लो तो नहीं होता ये। उसके बाद है जी ऑप्शन बी है रिएक्ट्स टू फॉर्म रिएक्टेंट, नहीं ये तो मतलब खुद रिएक्टेंट्स हैं। ओके, फॉरवर्ड रिएक्शन में जो है रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके हमारे पास प्रोडक्ट बनाते हैं। ऑप्शन सी है स्पीड्स अप ग्रेजुअली एंड एट इक्विलिब्रियम इट्स रेट बिकम्स, सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जी कांस्टेंट, यहाँ पे लिख लेंगे जी हम लोग कांस्टेंट लिख लेंगे। ओके, कांस्टेंट, राइट। उसके बाद ये ऑप्शन डी है टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज गिवन इन द केमिकल इक्वेशन, तो ये लेफ्ट टू राइट होता है। बाय कन्वेंशन अगर हम लोग डेफिनेशन पे देखें तो बाय कन्वेंशन टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए, तो उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस फ्रॉम 16.5 ग्राम ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। हमसे पूछा गया कि यार आप हमें बताओ कि NaCl के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे जब हमारे पास 16.5 ग्राम ऑफ HCl जो है वो रिएक्ट करें NaOH के साथ। सो सबसे पहले यार हम लोग को मोल रेशो देखनी है। मोल रेशो यहाँ पे HCl और NaCl का हम लोग देखेंगे 1:1 है। ओके, मोलर मास ऑफ जो HCl है वो हमारे पास कितना होता है जी, हाइड्रोजन का 1 होता है। ओके, और जो क्लोरीन है 35.5, तो हमारे पास कितना आएगा 36.5 ग्राम पर मोल। सो HCl के मोल्स निकालेंगे, हमें पता है कि यार इसका मैस दिया हुआ है जी 16.5 ग्राम और इसका मोलर मैस जो है वो हमारे पास कितना है 36.5 ग्राम, राइट। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.452 मोल्स।
तो हम लोगों ने HCl के जो है वो मोल्स निकाल लिए, ठीक है। वो हमारे पास जो है कितने आए जी, 0.452 मोल, राइट। तो हमें पता है यार, चूंकि मोल रेशो इनकी 1:1 है, तो यार अगर HCl के इतने मोल्स होंगे तो NaCl के भी इतने प्रोड्यूस होंगे ना। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो वो हो जाएगी हमारे पास जी 0.452। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए तो उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन द प्रोडक्शन ऑफ SO3 फ्रॉम SO2 एंड ऑक्सीजन द यील्ड ऑफ SO3 इज इंक्रीज्ड बाय। ऑप्शन ए है जी हमारे पास एडिंग अ कैटलिस्ट, ऑप्शन बी है एडिंग मोर SO2, ऑप्शन सी है जी इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑप्शन डी है जी रिमूविंग ऑक्सीजन। कहते हैं यार अगर हम लोग को प्रोडक्शन ऑफ SO3 बढ़ानी है SO2 से और ऑक्सीजन से, तो SO3 की जो यील्ड है वो कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो यार सबसे पहले हम लोग जो है इक्वेशन को लिखते हैं। उसके बाद यार हम लोग को पता है यहाँ पे की पॉइंट है जी ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि यार अगर आप जो है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो इक्विलिब्रियम जो है उस इफेक्ट को कैंसिल करेगा और वो जो इक्विलिब्रियम है वो दोबारा रीस्टेब्लिश हो जाएगा। ओके, सो एडिंग SO2 टू द रिएक्शन शिफ्ट द रिएक्शन टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, हैंस द प्रोडक्शन ऑफ SO3 इंक्रीज। कि अगर आप यहाँ पे SO2 डालोगे या यहाँ पे आप ऑक्सीजन डालोगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जानिब बढ़ेगा, राइट। तो फॉरवर्ड बढ़ेगा तो फिर डेफिनेटली SO3 की प्रोडक्शन जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जी, एडिंग मोर SO2। इसी तरह से अगर आप ऑक्सीजन भी ऐड करोगे तो तब भी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। ओके, चलिए तो ऑप्शन उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसीडर N2 + 3H2, ये हमारे पास बनाते हैं जी 2NH3। डेल्टा H है जी भाई -92.46 किलो जूल पर मोल। द ऑप्टिमम टेम्परेचर टू प्रोड्यूस अमोनिया इज। ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पे क्या है अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए। ऑप्शन ए है जी 0 डिग्री, ऑप्शन बी है जी 450 डिग्री, ऑप्शन सी है 5000 डिग्री और ऑप्शन डी है हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यार ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ये हैबर प्रोसेस है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर हैबर प्रोसेस इज 450 डिग्री। तो हमारे पास जो है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 450 डिग्री, राइट। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, द यूनिट ऑफ Kc फॉर द सिस्टम PCl5 जो है वो डिकम्पोज होकर PCl3 + Cl2 बना रहा है। Kc का यूनिट क्या होगा। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन ए है जी डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ऑप्शन बी है हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब और ऑप्शन सी है हमारे पास मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और ऑप्शन डी है हमारे पास मोल स्क्वायर पर क्यूबिक डेसीमीटर। सो यार देखो हम लोग सबसे पहले इसका Kc लिखेंगे, राइट। तो Kc हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब हम लोग जो है प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट को नीचे लिख लेंगे। ओके, उसके बाद जी हम लोग देखते हैं इनके ईच कंसंट्रेशन हैज़ यूनिट्स। तो यार देखो हम लोग क्या करेंगे उसके बाद इसके मोल पर डेसीमीटर क्यूब होते हैं, राइट। मतलब एक कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, सो Kc की वैल्यू यहाँ पे हम लोग मोल पर डेसीमीटर क्यूब यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब और यहाँ पे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सो यहाँ से ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो है वो आंसर आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, राइट। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन बी विच इज़ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 14, अ रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, द रेट इक्वेशन इज। कहता है एक रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए और वो सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी। सो द रेट इक्वेशन इज, ऑप्शन ए है जी रेट इज इक्वल टू के ए, ऑप्शन बी है जी रेट इज इक्वल टू के ए बी, ऑप्शन सी है रेट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर और बी, ऑप्शन डी है हमारे पास जी रेट इज इक्वल टू के ए और बी स्क्वायर। सो हम सोल्यूशन पे आते हैं यार। हमारे पास वो कह रहा है कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। सो हमारे पास जो है यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए तो m इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी तो यहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देंगे। तो हमारे पास रेट जो होगा वो बराबर हो जाएगा के ए और बी का स्क्वायर, राइट। तो हम लोग हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है जी ऑप्शन डी। ओके, रेट इज इक्वल टू के ए एंड बी का स्क्वायर। सो ऑप्शन बी को जो है हम लोग करेक्ट मार्क कर लेंगे। ओके, सो चलिए उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं।
what mass of aluminium oxide is produced from 18.5 gram of aluminium metal when it reacts completely with oxygen gas according to the following equation. ओके सो वो हमसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो है वो मैस पूछ रहा है, राइट, कि जब हमारे पास जो है वो 18.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल जो है जब वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस के साथ, तो यार देखो हमारे पास ऑप्शन हैं जी। ऑप्शन ए है 13.8 ग्राम, ऑप्शन बी है 13.6 ग्राम, ऑप्शन सी है 34.9 ग्राम और ऑप्शन डी है जी 36.5 ग्राम, राइट। तो सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैस ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो गिवन है, हमें दिया हुआ है 18.5 ग्राम। मोलर मैस ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है जी, हमारे पास वो होता है जी 27 ग्राम पर मोल। सो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो मैस अपॉन मोलर मैस कर लेंगे तो हमारे पास मोल्स आएंगे 0.6852 मोल्स। ओके सो यार इसके बाद हम लोग मोल रेशो देखेंगे। यार एल्यूमिनियम के 4 मोल्स तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जो है वो 2 मोल्स होते हैं, राइट। तो मतलब यहाँ से हम लोग स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से हम लोगों ने यहाँ से बताया आपको। ओके एल्यूमिनियम के 4 तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कितने मोल्स, 2 मोल्स। तो अगर हमारे पास एल्यूमिनियम के 0.6852 मोल्स हों, राइट, तो इसके कितने होंगे, तो डेफिनेटली हाफ हो जाएंगे, लेकिन हम लोग एक्स इसको मान के चलेंगे और फिर हम लोग जो है इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास एक्स आएगा 0.3426 मोल। ओके तो हम लोगों ने जो है वो मोल्स निकाल लिए। अब मोलर मैस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो हमें पता है कि जी हमारे पास एल्यूमिनियम का 27 होता है और 2 है यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन का 16 तो 3 है यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मैस आएगा, मोलर मैस जो है वो हमारे पास 102 ग्राम पर मोल आएगा। मैस निकालने के लिए फार्मूला होता है जी मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अब मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो हम जो है नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 34.95 ग्राम, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मैस निकाल दिया 34.95 ग्राम, राइट। तो 34.9 जो है ये ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी हमारे पास जो है वो करेक्ट है। ओके चलिए तो उसके बाद जी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड फ्रॉम 15 डेसीमीटर क्यूब टू 20 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। सो ऑप्शन ए है जी हमारे पास -10 ATM डेसीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी है -5 ATM डेसीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी है 5 ATM डेसीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी है हमारे पास 10 ATM डेसीमीटर क्यूब। सो यार सबसे पहले हम लोग जो है सोल्यूशन पे आते हैं। सो हमारे पास जो है वर्क जो है वो बराबर होता है जी और ये हमारे पास जो है वो पी एक्सटर्नल प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम। ओके तो एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास क्या है 2 ATM है, हमारे पास वॉल्यूम 1 जो है वो 15 डेसीमीटर क्यूब है और V2 हमारे पास 20 डेसीमीटर क्यूब है। तो फर्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो V2 माइनस V1 कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 20 में से 15 को माइनस करेंगे। ओके तो हमारे पास क्या आएगा 5 डेसीमीटर क्यूब, राइट। तो यहाँ से हम लोगों ने चेंज इन वॉल्यूम भी निकाल लिया और हमें एक्सटर्नल प्रेशर तो गिवन था जो कि 280 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। ओके तो हम लोगों ने जो है एक्सटर्नल प्रेशर की और चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास W इज इक्वल टू -2 × 5 हो जाएगा, राइट। तो हम लोग जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा जी -10 ATM डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास जी वर्क डन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ऑप्शन ऑप्शन ए को जो है वो करेक्ट मार्क कर लेंगे। ओके सो यहाँ से जो है ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 17। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए कन्वर्ट्स टू बी द रेट कांस्टेंट इज 0.0458 पर सेकेंड। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.35 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। उसने हमें रिएक्टेंट की जो है वो उसका जो है कंसंट्रेशन दे दी है, रिएक्टेंट की हमें कंसंट्रेशन बता दी और वो हमें जो है वो बोल रहा है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करो। सो हमारे पास जो गिवन ऑप्शन हैं उसमें ऑप्शन ए है 0.012 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, ऑप्शन बी है 0.014 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, ऑप्शन सी है 0.016 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड और ऑप्शन डी है जी हमारे पास 0.018 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। सो यार सबसे पहले हमें जो है वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई थी जी 0.0458 पर सेकंड।
हमें जो है ए की कंसंट्रेशन बताई गई थी जी 0.35 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें पता है कि यार हमारे पास जो रेट होता है वो बराबर होता है के और ए के, राइट। तो हमें जो है के की वैल्यू जो है वो गिवन थी, हमें कितनी दी थी जी 0.0458, तो वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। और ए की कंसंट्रेशन कितनी थी जी 0.35 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.01603, जो कि हमारे पास जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.016 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, राइट। तो 0.016 इसमें से जो है वो ऑप्शन सी है, जो कि हमारे पास ये करेक्ट है। ओके, चलिए तो उसके बाद जी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। वन स्लाइस ऑफ ब्रेड विद अ टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर ऑन इट कंटेन्स 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। वो कह रहा है कि जी एक स्लाइस है ब्रेड की, ठीक है, और उसमें टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर है इस पर, ओके। और इसमें जो है 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 10 ग्राम प्रोटीन्स हैं और 9 ग्राम फैट है। कैलकुलेट टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन दिस इनटेक। इसकी जो है टोटल एनर्जी फाइंड आउट करो, राइट। मतलब इसको इनटेक करने में जो टोटल एनर्जी होगी तो वो आप लोग फाइंड आउट करो, ओके। तो चलो यहाँ पे ऑप्शन ए है जी हमारे पास 158 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी है 173 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है जी 201 किलो कैलोरी और ऑप्शन डी है 218 किलो कैलोरी। सो यार कार्बोहाइड्रेट की जो उसमें कार्बोहाइड्रेट कितने हैं जी स्लाइस में, उसमें 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 10 ग्राम हमारे पास प्रोटीन है और 9 ग्राम फैट है। तो एनर्जी वैल्यूज़ हमारे पास कितनी होती है जी, हमारे पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में जो है वो 4 किलो कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में इस तरह से 4 किलो कैलोरी होती है और 1 ग्राम फैट में जो है वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 80 किलो कैलोरी आ जाएगी। प्रोटीन के लिए हम लोग 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 किलो कैलोरी आ जाएगी और फैट के लिए हमारे पास 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 किलो कैलोरी आ जाएगी। जब सबको हम लोग सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 201 कैलोरी, राइट। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन दिस इनटेक जो है वो हमारे पास बराबर है जी ऑप्शन सी के 201 किलो कैलोरी। तो हम लोग जो है ऑप्शन सी को जो है वो करेक्ट मार्क कर लेते हैं, ओके। सो चलिए उसके बाद जी हम लोग नेक्स्ट आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 19 पे। डेल्टा एच कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली बाय अप्लाइंग। ऑप्शन ए है जी एवोगैड्रोज लॉ, ऑप्शन बी है फैराडेज लॉ, ऑप्शन सी है जी गैसेस लॉ और ऑप्शन डी है हमारे पास हेजिस लॉ। तो यार हमारे पास जो है टोटल इंथाल्पी चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ इज कॉल्ड हेज लॉ। ये हमारे पास हेज लॉ की स्टेटमेंट है, राइट। तो डेल्टा एच को जो है हम लोग इनडायरेक्टली मेजर करते हैं बाय अप्लाइंग हेज लॉ, ओके। सो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन डी को जो है वो करेक्ट मार्क कर लेंगे। चलिए तो उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। द हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ पोटासियम इज 98 किलो जूल पर मोल। द हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ब्रोमीन गैस इज 192.5 किलो जूल पर मोल। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटासियम इज 414 किलो जूल पर मोल। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी यहाँ पे एफिनिटी जो है वो 2 मरतबा लिखा गया। चलिए सो एफिनिटी यहाँ पे 2 मरतबा लिखा गया, ओके। चलिए एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन इज -334.7 किलो जूल पर मोल एंड द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KBr इज -405.8 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी। वो हमसे पूछ रहा है कि यार आप लोग जो है वो लैटिस एनर्जी निकालो, ओके। सो लैटिस एनर्जी हम लोग जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन दिए हैं जी। ऑप्शन ए है -679.3, ऑप्शन बी है हमारे पास -669.5 और ऑप्शन सी है हमारे पास 669.5 और ऑप्शन डी है हमारे पास 679.3, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यार हमारे पास जो है वो पोटासियम जो है वो सॉलिड है। सबसे पहले इसको गैस में कन्वर्ट करेंगे और इसके लिए जो हमारे पास जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास होती है हीट ऑफ सब्लिमेशन विच इज़ 88 किलो जूल पर मोल। इस तरह से ब्रोमीन को सबसे पहले हम लोग ब्रेक करेंगे और इसके लिए जो एनर्जी होगी वो डेल्टा एच डिसोसिएशन एनर्जी होगी, राइट। तो हमारे पास कितनी आएगी 192.5/2, राइट। तो ये हमारे पास जो है ये इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, ओके। उसके बाद ये हम लोग अगर ब्रोमीन उसमें ऐड करें
इसकी एनर्जी जो रिलीज़ होगी उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे, जो हमारे पास -334.7 किलो जूल पर मोल आ रही है। इस तरह से जो पोटासियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार है वो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है, विच इज़ 414 किलो जूल पर मोल, राइट। तो अब देखो यार, अगर हम लोग पोटासियम और ब्रोमीन को हम लोग रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो -405.8 किलो जूल पर मोल आएगी, राइट। तो तब हमारे पास जाके KBr बनेगा, राइट। तो यार देखो, हम हमारे पास जो एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है वो हमारे पास बराबर है जी डेल्टा H नॉट सब्लिमेशन के प्लस डेल्टा H नॉट जो है आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस हमारे पास हाफ डेल्टा H नॉट डिसोसिएशन के प्लस डेल्टा H नॉट जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के प्लस हमारे पास डेल्टा H नॉट लैटिस एनर्जी। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को लैटिस एनर्जी फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है इसको हम लोग उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस की है तो उधर जाके माइनस की हो जाएंगी, तो हमारे पास डेल्टा H नॉट लैटिस एनर्जी जो कि हम लोग को फाइंड आउट करनी है वो बराबर आ जाएगी जी डेल्टा H नॉट F के, और ये जो है ये वैल्यूज़ बाकी ये सारी माइनस हो जाएंगी, माइनस डेल्टा H नॉट सब्लिमेशन प्लस माइनस डेल्टा H नॉट आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस हाफ और डेल्टा H नॉट डिसोसिएशन माइनस डेल्टा H नॉट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जो है ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और जब यहाँ से हम लोग आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा डेल्टा H नॉट लैटिस एनर्जी जो है वो बराबर आएगी -669 किलो जूल के। ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 669 जो है ये हमारे पास जो है ऑप्शन बी है। सो हम लोग ऑप्शन बी को जो है वो करेक्ट मार्क कर लेंगे। ओके, चलिए उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन। इनमें से जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो ऑप्शन ए है जी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड होता है, तो ये वीक एसिड है, राइट। अगर हम लोग बाकी इनऑर्गेनिक एसिड के साथ इसको कंपेयर करें तो वीक एसिड है। उसके बाद हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है। इस तरह कार्बोनिक एसिड भी हमारे पास वीक एसिड होता है। और हमारे पास ऑप्शन डी है जी पोटासियम आयोडाइड। पोटासियम आयोडाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, राइट। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है जी हमारे पास ऑप्शन डी। ओके, चलिए तो उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज चूजन एज। ऑप्शन ए है जी हमारे पास -1 वोल्ट, ऑप्शन बी है 0 वोल्ट, ऑप्शन सी है 1 वोल्ट और ऑप्शन डी हमारे पास 2 वोल्ट, राइट। तो यार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जो है एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है एंड इट्स पोटेंशियल हैज़ ऑर्बिट्रली बीन अ ज़ीरो वैल्यू। और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो वो हमारे पास क्या लिया जाता है, वो ऑर्बिट्रली जो है वो ज़ीरो लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे पास ऑप्शन बी जो है इसको हम लोग करेक्ट मार्क कर लेंगे। चलिए तो उसके बाद जी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। व्हेन 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वाज हीटेड इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो हमसे पूछ रहा है कि यार अगर 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को जो है हम लोग एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करें तो आप हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की थ्योरेटिकल यील्ड बताओ। ऑप्शन ए है जी हमारे पास 3.7 ग्राम, ऑप्शन बी है 4.2 ग्राम, ऑप्शन सी है 5.4 ग्राम, ऑप्शन डी है हमारे पास 6.6 ग्राम। तो यार मैग्नीशियम को जब हम लोग एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करें तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। सबसे पहले देखें यार मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम हमारे पास कितना होता है 24 ग्राम पर मोल, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास मैस है जी 4 ग्राम और मोलर मैस है 24 ग्राम पर मोल। सो हमारे पास मोल्स आएंगे जी 0.166 मोल्स, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से इसके 2 मोल, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के भी 2 मोल्स जो हैं वो बनेंगे। ओके, और इसके अगर हम लोग 0.166 मोल ऑफ मैग्नीशियम ले लें तो इसके भी इतने ही मोल्स होंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो है वो 0.166 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड के होंगे। थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके मोलर मैस के साथ जो है हम लोग नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड आएगा वो 6.6 ग्राम आएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन डी में जो है 6.6 ग्राम जो है मौजूद है। तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन डी को जो है हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग करेक्ट मार्क कर लेंगे, राइट। चलिए उसके बाद जी हम लोग आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 24 पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ। ऑप्शन ए है जी पोटासियम, ऑप्शन बी है जी लिथियम, ऑप्शन सी है बेरिलियम और ऑप्शन डी है रिबीडियम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो हमारे पास 1.61 होती है, राइट। इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बेरिलियम जो है वो 1.57 होती है, राइट। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती है। सो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन सी
विच इज़ बेरिलियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, थर्ड पीरियड एलिमेंट दैट इनिशियली reacts rapidly with oxygen to form a protective oxide coating that prevents further reaction is, मतलब थर्ड पीरियड का वो कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ तो इनिशियली रिएक्ट करके प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, लेकिन वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो फर्दर रिएक्शन को रोक देती है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है सिलिकॉन। राइट, तो एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देती है और ये जो लेयर है ये फर्दर रिएक्शन को जो है वो रोक लेती है। तो स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्म्स विच प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन। राइट, तो हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाता है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 26, कॉपर 2 प्लस सॉल्ट सोल्यूशन इज ब्लू इन कलर ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, ऑप्शन ए है जी डी टू डी ऑर्बिटल, ऑप्शन बी है पी टू डी ऑर्बिटल, ऑप्शन सी है पी टू पी ऑर्बिटल और ऑप्शन डी है हमारे पास एस टू पी ऑर्बिटल। सो सबसे पहले हम लोग जो है वो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखेंगे। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, यहाँ पे हमारे पास 4s2 और 3d9 आ जाएगा। सो यहाँ पे चूँकि हमारे पास +2 चार्ज है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से लूज़ हुए। सो यहाँ पे हम लोग 4s0 कर लेंगे और 3d9 कर लेंगे। राइट, तो यार ये हमने जो है वो इसके डी ऑर्बिटल को जो है हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे लिख लिया है। राइट, यहाँ पे हमारे पास dxy dyz dxc dx2y2 और dz2। राइट, तो जब भी जो है कॉपर को जो है कोई लिगेंड अप्रोच करता है तो ये जो डी ऑर्बिटल है ये जो है ये 2 में स्प्लिट हो जाता है। राइट, ये जो नीचे वाला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं जी T2G ट्रिपली डीजनरेट, और यहाँ इसको जो है हम लोग ऊपर वाले को कहते हैं EG डबली डीजनरेट। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसमें टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यार देखो यहाँ से जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर के ये EG में चले जाते हैं। राइट, तो यहाँ EG में जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को जो है इलेक्ट्रॉन ने वापस आते हुए एनर्जी को जो है वो रिलीज़ करना है, और ये एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कलर जो है वो दिखती है। तो इसको हम लोग कहते हैं डी ट्रांजिशन, क्योंकि ये डी ऑर्बिटल्स में हो रही है। राइट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, हमारे पास ये डी ट्रांजिशन है। तो हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए विच इज़ डी टू डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन। राइट, सो चलिए उसके बाद जी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 27, पोटाशियम फेरोसाइनाइड इज विच टाइप ऑफ साल्ट। पोटाशियम फेरोसाइनाइड हमारे पास किस किस्म का साल्ट है। ऑप्शन ए है जी कम्प्लेक्स, ऑप्शन बी है डबल और ऑप्शन सी है मिक्स्ड और ऑप्शन डी है नॉर्मल। राइट, तो पोटाशियम फेरोसाइनाइड का फार्मूला होता है K4FeCN6 और ये ब्रैकेट, ओके स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हमारे पास कौन सा साल्ट है जी, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इसको हम लोग कम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं, या ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी होता है। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा विच इज़ कम्प्लेक्स। राइट, सो चलिए उसके बाद जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, नेम ऑफ कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज़। ऑप्शन ए है अमाइनो, ऑप्शन बी है कार्बोनिल, ऑप्शन सी है कार्बोक्सिल और ऑप्शन डी है हमारे पास फॉर्माइल। राइट, तो हमारे पास जो है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, तो जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास होता है जी कार्बोनिल, जिसको हम लोग कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कहते हैं। राइट, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी कार्बोनिल। हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक जो है वो नाइट्रोजनस बेस है। राइट, तो ऑप्शन ए है जी एलिसाइक्लिक, ऑप्शन बी है हेट्रोसाइक्लिक, ऑप्शन सी है होमोसाइक्लिक और ऑप्शन डी है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। तो डेफिनेटली ये हमारे पास जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक एटम जो है वो कम से कम वो कार्बन ना हो। राइट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। राइट, तो हमारे पास जो है ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास क्या है जी, वो करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड डायरेक्टली इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको हम लोग डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑप्शन ए है जी क्लोरीन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है हमारे पास फास्फोरस। राइट, तो यार देखो ऑक्सीजन हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम लोग डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे।
इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है देखो जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट या मतलब हम लोग जो है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग टेस्ट करेंगे। उनका कोई ना कोई तो टेस्ट होगा ना उसको डिटेक्ट करने के लिए। अगर हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन के लिए टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन भी तो है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग ऑक्सीजन को जो है वो डिटेक्ट करते हैं, राइट। लेकिन इसको हम लोग इनडायरेक्टली डिटेक्ट करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, राइट। चलिए उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। द होमोलिटिक फिशन ऑफ CH बॉन्ड इन एन एल्केन रिजल्ट्स इन। ऑप्शन ए है जी अल्काइल फ्री रेडिकल, ऑप्शन बी है कार्बोकेटाइन, ऑप्शन सी है कार्बनाइन, ऑप्शन डी है मिथाइल प्रोपेन, राइट। तो होमोलिटिक फिशन जो है वो CH बॉन्ड की जब वो अल्केन में होती है तो वो उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, अल्काइल फ्री रेडिकल कार्बनाइन, ऑप्शन सी है हमारे पास कार्बोकेटाइन, ऑप्शन डी है मिथाइल प्रोपेन। तो यार देखो जब भी हमारे पास होमोलिटिक फिशन होती है तो हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं, राइट। और जब भी हमारे पास हेट्रोलिटिक फिशन होती है तो तब हमारे पास जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं। तो होमोलिटिक फिशन इक्वल डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म। सो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी हमारे पास अल्काइल फ्री रेडिकल्स। ओके, तो हमारे पास अल्काइल फ्री रेडिकल्स बनेंगे, राइट। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 32। एडिशन ऑफ HBr टू आइसोब्यूटाइलिन मेनली गिव्स। HBr को जब हम लोग आइसोब्यूटाइलिन में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। ओके, तो यार यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ऑप्शन बी है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ऑप्शन सी है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और ऑप्शन डी है हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो यार देखो जब भी हम लोग ये हमारे पास आइसोब्यूटाइलिन है, जब हम इसमें HBr ऐड करेंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल हमें पता है कि यार जब भी हम लोग अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को जो है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे। तो नेगेटिव ये Br जो है ये इस कार्बन पे आके लगेगा, ओके। और ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आके लगेगा तो हमारे पास ये क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है जी ऑप्शन डी विच इज़ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन ए है अल्कोहलिक KOH, ऑप्शन बी है हमारे पास एक्वस KOH और ऑप्शन सी है हमारे पास कंसनट्रेटेड H2SO4, ऑप्शन डी है हमारे पास जिंक डस्ट, राइट। तो जब भी हम लोग अल्काइल हैलाइड को जो है वो KOH से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास अल्कोहल प्लस KBr बनता है, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं। सो हम लोग जो है ऑप्शन ए को जो है वो करेक्ट मार्क कर लेंगे, ओके। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 34। द pK ऑफ एन प्रोपाइल अमाइन इज। ऑप्शन ए है जी 3.24, ऑप्शन बी है 3.28, ऑप्शन है 3.32, पास 3.35, राइट। तो टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो है वो एन प्रोपाइल अमाइन का जो pK होता है वो हमारे पास होता है 3.32, राइट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 35। द कार्बन एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड अटैच टू 3 अदर एटम्स और ग्रुप्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है कार्बनाइन, ऑप्शन बी है कार्बीन, ऑप्शन सी है कार्बोकेटाइन और ऑप्शन डी है ऑक्सोनियम, राइट। तो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन कहते हैं, ओके। सो हमारे पास जो है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन ए है हमारे पास इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी है एन प्रोपाइल अल्कोहल और ऑप्शन डी है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट। तो यार देखो यार हमारे पास एन प्रोपाइल अल्कोहल है। एन प्रोपाइल अल्कोहल में जो है वो आप जानते हो कि यार ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, राइट। तो स्ट्रेट चेन जो है वो अल्कोहल का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ब्रांच का, राइट। तो एन प्रोपाइल हैज़ स्ट्रेट चेन सो इट हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट, राइट। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सभी में ही होगी, राइट। बट जहाँ पे अल्काइल ग्रुप ज़्यादा हों और वो स्ट्रेट चेन में अटैच हों तो उस अल्कोहल का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ओके। चलिए तो नेक्स्ट है जी 37 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। द रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद सोडियम प्रोड्यूसेस। ऑप्शन ए एल्डिहाइड, ऑप्शन बी अल्कोक्साइड, ऑप्शन सी है इथेन और ऑप्शन डी है हमारे पास इथीन, राइट। तो यार हमारे पास जब भी हम लोग अल्कोहल का सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास अल्कोक्साइड आयन बनेगा, राइट। और यहाँ पर जो है हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि जो अल्कोहल है वो एसिड है,
ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है जी, ऑप्शन बी को हम लोग मार्क कर लेंगे, राइट, अल्कोक्साइड आयन विल बी फॉर्म्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स, ऑप्शन ए कार्बोक्सिक एसिड, ऑप्शन बी ईथर, ऑप्शन सी कीटोन और ऑप्शन डी है फिनोल, राइट। तो जब भी हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास कीटोन बनते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, विच इज कीटोन, राइट। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, विच एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ऑप्शन ए है जी एसिटल्डिहाइड, ऑप्शन बी है ब्यूटाइलडिहाइड, ऑप्शन सी है फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन डी है हमारे पास प्रोपियोनल्डिहाइड, राइट। तो यार सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड वो होगा जिसके पास जो है वो बल्कि ग्रुप्स ना हो, राइट, मतलब जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो और उसके साथ साथ जो है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कम हो, राइट, तो वो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड ही है, राइट। अगर यहाँ पे हम लोग CH3 लगा देंगे तो ये CH3 जो है वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ जो है वो पुश करेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो फिर जो है वो न्यूक्लियोफाइल का जो है अटैक करना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। सो फॉर्मल्डिहाइड हैज़ लीस्ट स्टीरिक हिंड्रेंस, फॉर्मल्डिहाइड के पास जो है वो बल्कि ग्रुप्स नहीं है, तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, और दूसरा ये है हाइड्रोजन अटैच टू कार्बोनिल कार्बन हैज़ लेस प्लस आई इफेक्ट, तो यहाँ पे इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो भी कम होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिटेन रहेगा, तो इस तरह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना जो है वो आसान हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है जी ऑप्शन सी, विच इज़ फॉर्मल्डिहाइड, राइट। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, एसिटिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, ऑप्शन ए है एथेनॉल, ऑप्शन बी है एथेनॉल, ऑप्शन सी है मेथनोइक एसिड, ऑप्शन डी है मिथाइल साइनाइड, राइट। तो यार जब भी हम लोग इथेन नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड की जब भी हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमारे पास जो है वो क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनता है प्लस अमोनियम क्लोराइड बनता है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जी, वो हमारे पास है जी मिथाइल साइनाइड, या इसको हम लोग जो है वो इथेन नाइट्राइल भी कह सकते हैं। ओके, उसके बाद जी हमारे पास 41 नंबर क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रोटीन स्ट्रक्चर इन हीमोग्लोबिन हैज़ डैश स्ट्रक्चर, ऑप्शन ए है जी प्राइमरी, ऑप्शन बी है सेकेंडरी, ऑप्शन सी है टर्शरी और ऑप्शन डी है क्वाटरनरी। सो हीमोग्लोबिन में जो है हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो ऑप्शन डी को जो है हम लोग करेक्ट मार्क कर लेंगे, राइट। उसके बाद जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, इन कम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर, ऑप्शन ए बाइंड्स विद सबस्ट्रेट, ऑप्शन बी कम्पीट्स विद इंजाइम, ऑप्शन सी कम्पीट्स विद सबस्ट्रेट, ऑप्शन डी है इरिवर्सिबली बाइंड्स विद इंजाइम, राइट। तो हमारे पास कम्पिटिटिव इनहिबिशन में होता क्या है, ये हमारे पास इंजाइम है और यहाँ से ये सबस्ट्रेट और ये इनहिबिटर है, राइट। तो यहाँ पे दोनों की शेप सेम है, तो दोनों एक दूसरे से कम्पीट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे इनहिबिटर आके अटैच हो जाएगा और ये इंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बन जाएगा और यहाँ से रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है जी कम्पीट्स विद सबस्ट्रेट। सो हम लोग जो है ऑप्शन सी को जो है वो करेक्ट मार्क कर लेंगे, राइट। चलिए उसके बाद जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। सो मोल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला मैस इन ग्राम अपॉन मोलर मैस, राइट। तो मैस इन ग्राम है 60 ग्राम और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस कितना होता है, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो प्लस करके हमारे पास कितना आता है 40 ग्राम पर मोल। सो जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 1.5 मोल्स, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो अप्रोक्सीमेटली फिर ये 2 ही हो गया, तो हम लोग यहाँ पे 2 जो है ये इसको करेक्ट कर लेंगे, राइट। चलिए उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, हीटिंग 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट इन अ क्रूसिबल प्रोड्यूस ओनली 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे हमसे जो है वो कॉपर ऑक्साइड की परसेंटेज यील्ड पूछ ली गई है, राइट। तो ऑप्शन ए है 81.79%, ऑप्शन बी 83.98%, ऑप्शन सी है जी 86.87%, ऑप्शन डी है 89.68%। तो यार सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देखेंगे कि हमारे पास कॉपर कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होकर कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं।
मोलर मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट हमें पता है कि जी कॉपर का 64 होता है, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का हमारे पास 16 और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो हमारे पास इन सबको प्लस करेंगे तो 124 ग्राम पर मोल आएगा। मोलर मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है, कॉपर का है जी 64 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 80 ग्राम पर मोल है, राइट। अब इसके बाद हम लोग जो है कॉपर कार्बोनेट को जो है वो कॉपर ऑक्साइड के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यार यहाँ पे देखो यार, इसके अगर 124 ग्राम कॉपर कार्बोनेट हो, मतलब इसका मोलर मास हो, तो इसका मोलर मास कितना होता है, इसका होता है 80 ग्राम होता है इसका, राइट। अगर इसका 24.8 ग्राम हो, जो कि यहाँ पे हमें जो है वो दिया गया है 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे, अगर इसका 24.8 ग्राम हो तो इसका कितना होगा, इसको x मान के चलेंगे और इनको यहाँ से हम लोग जो है वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी x इज इक्वल टू 16 ग्राम, राइट। तो थ्योरेटिकल यील्ड जो है हमारे पास वो कितनी आई है, वो हमारे पास 16 ग्राम आई है। अब हमसे परसेंटेज यील्ड पूछी गई है, तो हम परसेंटेज यील्ड क्या होती है, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो एक्चुअल यील्ड जो है वो हमें दी थी जी 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। इसकी कॉपर ऑक्साइड की हमें जो है एक्चुअल यील्ड दे दी गई थी, तो हम लोगों ने जो है यहाँ पे एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर आएगा 86.9%, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 86.9%, तो 86.9 ये हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग यार। एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक्ड बाय कैलकुलेटिंग, ऑप्शन ए एक्चुअल यील्ड, ऑप्शन बी थ्योरेटिकल यील्ड, ऑप्शन सी परसेंटेज यील्ड और ऑप्शन डी अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट अनयूज्ड। सो एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है उसको हम लोग चेक करते हैं बाय कैलकुलेटिंग परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड से हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन की जो है वो एफिशिएंसी मालूम कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है जी ऑप्शन सी विच इज़ परसेंटेज यील्ड, राइट। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब शेल डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन ए है 1p, ऑप्शन बी है 2s, ऑप्शन सी है 5d और ऑप्शन डी है हमारे पास 6f, राइट। तो यार शेल के लिए जो है n की वैल्यू जो है 1 है, तो मतलब वो हमारे पास क्या है जी के शेल है, राइट। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और l की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है, राइट। तो जब अब हमारे पास जो है वो n इज इक्वल टू 1 तो मतलब l इज इक्वल टू 0 होगा, राइट। तो सो ओनली 1s एग्जिस्ट एंड 1p डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से हमारे पास 1s एग्जिस्ट करता है जबकि 1p हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पे, राइट। जब क्वांटम नंबर से हम लोग निकालते हैं, मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से और यहाँ से ये वैल्यू जो है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है इस वैल्यू का, राइट। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा जी 1p। ओके, 1p एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बाकी सारे पॉसिबल हैं। ओके, उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 है, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज, ऑप्शन ए ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ऑप्शन बी है पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑप्शन सी है स्टार्क इफेक्ट और ऑप्शन डी है हमारे पास ज़ीमान इफेक्ट। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ज़ीमान इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। ओके, सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी हमारे पास ऑप्शन डी विच इज़ ज़ीमान इफेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, विच एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस नोटेशन क्रिप्टॉन 5s2 और 4d2। मोलिब्डेनम है, ऑप्शन ए है जी मोलिब्डेनम, ऑप्शन बी है सेलेनियम, ऑप्शन सी है हमारे पास स्ट्रोंटियम और ऑप्शन डी है हमारे पास जर्कोनियम। तो यार देखो जर्कोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 40। ओके, तो यहाँ पे क्रिप्टॉन लिखेंगे 36 और 5s2 और 4d2, तो ये हमारे पास 40 हो जाएगा, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन है जी हमारे पास ऑप्शन डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन द वैलेंस ऑफ सेंट्रल एटम इन वाटर आर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल एटम ऑफ वाटर में वो कितने होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारे पास 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है हमारे पास 5। सेंट्रल एटम इन वाटर जो है वो कौन सा है जी, वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। तो पूछ रहा है कि यार टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास कितने हैं ऑक्सीजन के पास। तो यार ये 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पे एक लोन पेयर ये एक ये, तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। ऑक्सीजन हैज़ 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स, तो टोटल कितने हो गए जी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जी ऑप्शन सी विच इज़ 4। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मैस क्या होता है? तो ऑप्शन ए है 50 ग्राम, ऑप्शन बी है 75 ग्राम, ऑप्शन सी है 100 ग्राम एंड ऑप्शन डी है 125 ग्राम। तो मैस ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कितना होता है? हमें पता है कि कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास 100 ग्राम पर मोल आएगा, राइट। तो 100 ग्राम मैस होता है हमारे पास जी कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में है जी 100 ग्राम। सो हम लोग ऑप्शन सी को जो है वो करेक्ट मार्क कर लेंगे, राइट। उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मालिक्यूल्स हैज़ अ पायरामिडल स्ट्रक्चर? ऑप्शन ए है हमारे पास C2H4, राइट, ऑप्शन बी है CH4, ऑप्शन सी है H2 और ऑप्शन डी है हमारे पास NH3, राइट। तो यार अगर हम लोग देखें C2H4 को, तो C2H4 हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास इथीन है और इथीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ज्योमेट्री इथीन की जो है, इथीन की ज्योमेट्री हमारे पास जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है और यहाँ पे एंगल 120 डिग्री होता है। इस तरह से जो है हमारे पास CH4 ये मीथेन है, इसका जो ज्योमेट्री इसकी होती है वो टेट्राहेड्रल होती है और एंगल जो है वो 109.5 डिग्री होता है। इस तरह से अगर हम लोग H2O की बात करें तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होती है और एंगल 104.5 डिग्री होता है, ओके। उसके बाद अगर हम लोग NH3 की बात करें तो NH3 जो है वो ट्राइगोनल पैरामिडल होता है और इसकी यहाँ पे एंगल जो है 107.5 डिग्री होता है। तो हमसे पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मालिक्यूल हैज पायरामिडल स्ट्रक्चर? तो वो डेफिनेटली हमारे पास क्या है? NH3, विच इज़ ऑप्शन डी, ओके। चलिए, तो उसके बाद जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। एक्चुअल यील्ड विल रीच द आइडियल वैल्यू इफ द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज, ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 90% और ऑप्शन डी है हमारे पास 100%। तो यार एक्चुअल यील्ड जो है वो तो हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से, राइट। लेकिन अगर आप कहते हो कि यार अगर एक्चुअल यील्ड आइडियल हो जाए तो फिर उसके लिए परसेंटेज यील्ड को भी आइडियल होना पड़ेगा, जो कि हमारे पास 100% हो जाएगी, राइट। तो फिर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा 100%, राइट। परसेंटेज यील्ड विल बी 100% इफ द एक्चुअल यील्ड विल बी आइडियल, ओके। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल ओनली फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड विद ऑक्सीजन? ऑप्शन ए है पोटासियम, ऑप्शन बी है लिथियम, ऑप्शन सी है रुबीडियम और ऑप्शन डी है हमारे पास सोडियम। सो लिथियम जो है जब ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट किया जाता है, जब बर्न किया जाता है तो हमारे पास ये लिथियम ऑक्साइड बनाता है जो हमारे पास वाइट सॉलिड है, और लिथियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, राइट। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है? ऑप्शन बी, विच इज़ लिथियम, राइट। उसके बाद जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री, when 1 mole of ice melts at 0 degree and constant pressure of 1 atm, 6025 joule of heat is absorbed by the system. The molar volume of ice and water are 0.020 and 0.018 dm cube respectively. Calculate delta E, राइट। हमें ये वैल्यूज़ दे दी गई हैं और हमसे जो है वो डेल्टा ई जो है वो पूछा गया है। हमें पता है कि यार 1 DM क्यूब और 1 ATM जो है वो हमारे पास बराबर होता है 101.33 जोल के, राइट। तो यार सबसे पहले देखो यार हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है जी 6010.20 जोल, ऑप्शन बी है 6015.20 जोल, ऑप्शन सी है 6020.20 जोल और ऑप्शन डी है हमारे पास 6025.20 जोल, राइट। तो यार अब देखो सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स टू कैलकुलेट डेल्टा ई। सो डेल्टा ई हमारे पास होता है जी हीट के बराबर होता है, हीट प्लस वर्क के, राइट। उसके बाद दूसरा काम हम क्या करेंगे? वर्क फार्मूला एट कांस्टेंट प्रेशर। वर्क के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, वो हमारे पास बराबर होता है W = -P और चेंज इन वॉल्यूम, राइट। उसके बाद तीसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा? V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास क्या था? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो इनिशियल था वो 0.020 था, DM क्यूब था, राइट। और हमारे पास जो फाइनल था 0.018 DM क्यूब, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम लोग जो है वो 0.018 जो है फाइनल को हम लोग इनिशियल में से माइनस करेंगे। सो हमारे पास जो जवाब आएगा वो हमारे पास आएगा -0.002 DM क्यूब,
राइट। तो चूंकि यहाँ पे जो है हम लोग छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास इस वजह से जो चेंज इन वॉल्यूम है वो हमारे पास किस में आएगा जी, वो माइनस में आएगा। ओके। उसके बाद स्टेप नंबर 5 है, इसमें हम लोग वर्क को कैलकुलेट करेंगे। वर्क हमारे पास बराबर होता है जी W इज इक्वल टू माइनस पी और चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर हमारे पास कितना था जी 1 ATM, राइट। और हमने क्या करना है जी, हमने डेल्टा वी जो है वो फाइंड आउट करना है। डेल्टा वी हमारे पास क्या, तो हमारे पास डेल्टा वी क्या है जी, हमारे पास माइनस 0.002 DM³ था, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम लोग डेल्टा वी की और प्रेशर की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके। तो डब्ल्यू हमारे पास हो जाएगा W इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे हमारे पास -0.002, राइट। तो जब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू है माइनस माइनस ये हमारे पास प्लस हो जाएगी, प्लस 0.002 DM³ ATM आ जाएगा, राइट। तो हमें इसको क्या करना है, हमें वर्क को जो है जॉल में कन्वर्ट करना है। तो वर्क को जॉल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो है ये वैल्यू जो है इसको 101.33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वर्क आ जाएगा जी, वो हमारे पास आएगा 0.20266, राइट। उसके बाद 7th स्टेप में हमने क्या करना है, नाउ कैलकुलेट डेल्टा ई। डेल्टा ई कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो हीट की वैल्यू जो हमें दी गई थी उसको हम लोग लिखेंगे, प्लस हमारे पास जो वर्क की जो वैल्यू है वो हम लोग लिख लेंगे, राइट। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 602.20266 जूल, राइट। तो हमारे पास जो है डेल्टा ई की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है 6025.20, राइट। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 6025.20 जूल, राइट। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है, तो हम लोग ऑप्शन डी को जो है वो करेक्ट मार्क कर लेंगे, राइट।